हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी बिजनेस स्टडीज़ में फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल में बात करते हैं व्हाट इज फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज लाइक वी आर पुटिंग मनी टू लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड फिक्स कैपिटल। तो उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले है नेचर। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। अगर आप टेक्निक लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो ज़्यादा होगी। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। अगर आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब हो गया? अगर आप वैरायटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। अगर आपके पास फाइनेंस के ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे आप उसको रेंट पे ले सकते हो तो रिक्वायरमेंट कम होगी, और ऑल्टरनेटिव नहीं है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर आप कोलैबोरेट कर जाते हैं किसी कंपनी के साथ तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। नहीं, अच्छा, अगर कोलैबोरेशन हो जाएगा तो रिक्वायरमेंट कम होगी, नहीं तो ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो जैसे हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो वर्किंग कैपिटल के भी अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे अगर आपका नेचर, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। अगर लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। अगर बिजनेस साइकिल की बात करें तो बूम के टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, रिसेशन के टाइम रिक्वायरमेंट कम होगी। सीजन ऑफ सीजन में रिक्वायरमेंट कम होगी और सीजन के टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। किसकी? वर्किंग कैपिटल की। प्रोडक्शन साइकिल, अगर प्रोडक्शन साइकिल काफ़ी बड़ा है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। अगर आपको क्रेडिट अलाउड, अगर आपको उधार देना पड़ता है तो रिक्वायरमेंट कम होगी, नहीं तो ज़्यादा होगी। क्रेडिट अवेल्ड, अगर हमको उधार मिल जाता है तो कम होगी, नहीं तो ज़्यादा होगी। अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो। नहीं तो अगर मान लो एफिशिएंटली काम कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट कम, और अगर एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा। नेक्स्ट इज आपका अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, अगर इजीली अवेलेबल तो रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि आपको स्टोर नहीं करना पड़ेगा। यस। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसका जो एक टॉपिक है वो आपका है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली द प्रोपोर्शन बिटवीन द ऑनर कैपिटल एंड डेट कैपिटल। मतलब ऑनर कैपिटल और डेट कैपिटल के बीच के प्रोपोर्शन को, रेशियो को क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। बताओ मैंने क्या बताया, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेशियो बिटवीन द ऑनर फंड एंड बोरोड फंड्स। क्लियर? मिक्स बिटवीन ऑनर फंड एंड बोरोड फंड्स इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। इसका एक और नाम भी है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि हमें लोन कब लेना चाहिए, हमें लोन तब लेना चाहिए जब हमारी अर्निंग रेगुलर हो और सर हमारा जो रिटर्न है वो मार्केट रेट से ज्यादा हो। हाँ, हमारी जो रिटर्न है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो। बैंक की सर, जैसे जो बैंक जो इंटरेस्ट में लोन देता है वो इंटरेस्ट से हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, लाइक सर इफ बैंक इज गिविंग लोन इन 9%, सो वी शुड अर्न 20% ऑफ आवर रिटर्न, देन ओनली वी शुड टेक लोन। हाँ, तो अगर हम लोन ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एंड वी शुड ऑलवेज टेक लोन व्हेन वी हैव टू एक्सपैंड, एंड वी शुडंट टेक लोन व्हेन वी लाइक हैव टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। हाँ, करेक्ट। तो हम इसका मतलब ये हो गया, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है व्हेन वी यूज बोरोड फंड्स टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ इक्विटीज। इक्विटीज की अर्निंग केवल तभी बढ़ेगी जब हमारे रिटर्न्स ज्यादा हैं और रेगुलर हैं। तो इसके अफेक्ट करने वाले फैक्टर जैसे कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, कैश हमारे पास हर टाइम रहता है, तो हमको लोन लेना चाहिए, मतलब हमको डेट लेना चाहिए ताकि हम इंटरेस्ट इजीली पे कर पाए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अगर मेरे प्रॉफिट इंटरेस्ट को इजीली कवर कर रहे हैं तो वी शुड गो फॉर लोन, अदरवाइज नॉट। अच्छा, एक है आपका आरओआई। अगर मेरा आरओआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो वी शुड गो फॉर डेट, अगर वो कम है तो वी शुड गो फॉर इक्विटी। ऑनर फंड होता है। नेक्स्ट है टैक्स रेट। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि टैक्स रेट ज़्यादा है तो टैक्स एडवांटेज लेने के लिए हम डेट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो डेट होता है, जो लोन होता है, उस पर जब हमारी अर्निंग होती है तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट पे करते हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है उस पर टैक्स देते हैं।
तो जो कंपनियां लोन लेती हैं उनको टैक्स कम देना पड़ता है, और जिन कंपनीज ने लोन नहीं लिया, केवल इक्विटीज है, उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। क्योंकि मान लो दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए ने मान लो हाफ लोन ले रखा है और हाफ ऑनर मनी है। मान लो 10 लाख रुपीज़ लगे हुए हैं, और 10 लाख रुपीज़ में से 5 लाख का लोन है और 5 लाख का इक्विटी है, और दूसरी कंपनी जिसके पास पूरा का पूरा इक्विटी है। अब दोनों कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो जिस कंपनी ने लोन लिया उसको पहले इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और फिर उसको टैक्स देना है। दूसरी कंपनी को टैक्स पूरे 2 लाख पे देना है। मैं अज्यूम करता हूं, मान लीजिए उसने जो 5 लाख रुपए, अगर मान लीजिए 5 लाख का लोन लिया, सर इफ आई टुक 5 lakh loan, so when I will make my year end balance sheet, so सर उसमें सर हम जो अपने जितने भी हमारे लाइबिलिटीज है उसको पहले कवर करते हैं, और फिर हम लिखते हैं सर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स, profit before tax, and then sir from that when we deduct our टैक्स, तो दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि जो कंपनी ने लोन नहीं लिया उसको अपना टैक्स जो देना है वो पूरे वैल्यू पे देना है, और जिसने लोन लिया है वो पहले इंटरेस्ट लेस करेगा, और इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो आएगा वैल्यू उस पर टैक्स देगा। तो जिसने लोन लिया उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। डन। तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो हमने इसमें देखना है कि अगर हमारा टैक्स रेट ज़्यादा है तो टैक्स एडवांटेज लेने के लिए हम लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज, इससे हमारा डेट और चीपर हो जाता है, सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट इज आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिस्क। अगर हम रिस्क की तरफ जाना चाहते हैं, एक कंपनी जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहती है वो डेट ज़्यादा लेती है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जब पैसा चाहिए तो अब लोन ले लो, जब नहीं चाहिए वापस कर दो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, डेट पे या इक्विटी पे? इक्विटी पे। नहीं, रॉन्ग, हम डेट पे जाएंगे। क्यों डेट yes, पे जाएंगे? क्योंकि हम हमारे फिर कोई कंपनी का नया कोई भी शेयर होल्डर नहीं बने। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि इक्विटीज में आप पैसा ले तो सकते हो, वापस नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। आप फ्लेक्सिबिलिटी तब होती है जब हम चाहें तो ले लें और जब हम ना चाहें तो वापस कर दें। अच्छा, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर इन द डेट। अंडरस्टूड। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कंट्रोल। अगर आप कंपनी पे अपना खुद का कंट्रोल चाहते हो तो हमें डेट इशू करना है या इक्विटी? डेट। हमें डेट इशू करना है, क्योंकि डेट के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। डेट के पास वोटिंग राइट नहीं होते, तो और मैनेजिंग राइट्स भी नहीं होते। हाँ, तो जब डेट के पास वोटिंग राइट नहीं होते तो अगर हमें अपना कंट्रोल चाहिए तो हम क्या इशू करेंगे? डेट। नहीं तो फिर इक्विटीज। भाई हमें अपना कंट्रोल चाहिए तो डेट इशू कर दो। तो ये टॉपिक मैंने समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। अब इसका जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हो गया यूजिंग द फाइनेंशियल अफेयर्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। It refers to the branch of management which is concerned with effective acquisition and use of money। मतलब हम, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम किस तरीके से इफेक्टिव यूज करें, किस तरह से हम इफेक्टिवली एक्वायर करें फंड्स को, और कैसे हम उनको इफेक्टिवली यूज करें। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं तो वी विल बी एबल टू नो कि हम कितना पैसा फिक्स एसेट्स में लगाएंगे, कितना पैसा हम करंट एसेट्स में लगाएंगे, कितना हम पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे और कितना पैसा हम शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे। हम ये देख पाएंगे कि हम जो लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स लेंगे उसमें ओनर्स फंड्स कितने होंगे और आउटसाइडर्स फंड कितने होंगे। आउटसाइडर फंड को हम डेट भी बोलते हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब किसी भी इन्वेस्टर की वेल्थ कब मैक्सिमाइज होती है? जब उसका जो शेयर प्राइस, जिसमें उसने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर वो ओवर टाइम बढ़े, तो इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे आपने पीएफसी में पैसा लगाया तो यू सी के अब उसका रिटर्न शायद 7 या 8% है, 10%। हाँ 10% है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वही आपने प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा पैसा लगाया तो यू कैन सी द चेंज। अब 10% रिटर्न्स दैट इज मोर देन एफडी विद इन ए मंथ। तो दिस इज द मिरेकल ऑफ द मार्केट। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइज तभी होता है जब कंपनी 3 राइट डिसीजन लेती है: ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं।
तो इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, जैसे कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे मैं कहता हूँ आउटफ्लोज ज्यादा हो रहे हैं, इनफ्लोज कम हो रहे हैं, तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगाऊं? आउटफ्लो ज्यादा कर रहा हूँ, इनफ्लो बहुत कम है। दूसरा, आपका रेट ऑफ रिटर्न, अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, रेट ऑफ रिटर्न कम है तो इन्वेस्टमेंट कम करोगे। अब जैसे अच्छा, पीएफसी है, हाँ, अभी सर 1 महीने में ये मेरे को 10% दे रही है, हाँ, तो अगर मार्केट की स्थिति सेम रही और मार्केट और ऊपर गई, हाँ, तो ये आपको 20-30% भी देगा। ठीक है, सर। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एक है पे बैक पीरियड। मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपका जो पैसा है वो आपको 4 इयर्स में रिटर्न मिल जाएगा, और एक दूसरे प्रोजेक्ट में आपको 10 इयर्स लग जाएंगे, तो आप वही प्रेफर करोगे जिसमें कम से कम टाइम में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। और शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको लेते वक्त हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना तो हमारे पास कभी कैश की शॉर्टेज हो, ना कभी कैश हमारे पास सरप्लस हो। सरप्लस फंड्स भी बेकार हैं और शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी बेकार है। ऑन टाइम हमें कैश अवेलेबल होना चाहिए व्हेन एवर रिक्वायर्ड। इसके बाद आपका फाइनेंसिंग डिसीजन है। तो जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें 2 ही चीज़ें डिसाइड करनी होती है कि या तो डेट लें या इक्विटी लें, और अगर दोनों लें तो दोनों का प्रपोर्शन क्या हो। तो ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स वो सेम यहाँ पे आएंगे। जैसे अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप डेट प्रेफर करोगे, और अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी प्रेफर करोगे एज ए कंपनी। पर कॉस्ट की बात करें तो इक्विटी में कॉस्ट ज़्यादा है और डेट में कॉस्ट कम है, क्योंकि इक्विटीज़ को इशू करने में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। फिर आपका कैश फ्लो पोजीशन, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो हम डेट प्रेफर करेंगे क्योंकि हम इंटरेस्ट इजीली पे कर देंगे। अगर आपके फिक्स खर्चे पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं तो आपके इधर क्या प्रेफर करेंगे, डेट या इक्विटी? अगर फिक्स खर्चे तो सर मैं इक्विटी। अगर आपके फिक्स खर्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं तो हम क्या प्रेफर करेंगे, इक्विटी। अगर फिक्स खर्चे ज़्यादा हैं तो हम इक्विटी, और अगर हमारे फिक्स खर्चे कम है तो हम डेट की तरफ जा सकते हैं। कंट्रोल में पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप कंट्रोल चाहते हैं तो क्या प्रेफर करेंगे, डेट, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। अगला डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन के ये डिसीजन लेना कि कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे या ना दे। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, जैसे अर्निंग। अगर हमारी अर्निंग ज़्यादा है तो हम डिविडेंड भी ज़्यादा देंगे, अर्निंग कम है तो डिविडेंड भी कम देंगे। अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है तो हमारा डिविडेंड भी स्टेबल रहेगा। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो फिर वो डिविडेंड कम देगी या नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो उस पैसे को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में लगा देगी। और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से पूछ लिया जाएगा कि क्या उनको डिविडेंड चाहिए। अगर वो कहते हैं नहीं, आप कंपनी के अंदर फर्दर लगा दीजिए, तो फिर वो डिविडेंड नहीं देगी। अगर वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो मैक्सिमम ओल्ड एज पीपल हैं, हमें दीजिए डिविडेंड, तो कंपनी देगी। तो शेयर होल्डर की प्रेफरेंस भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, किसको, डिविडेंड डिसीजन को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई थिंक है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट इज बेसिकली द मार्केट विच डील्स विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, दैट इज व्हाट कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। सर वी डिड इट इन एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, इन एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो वी डिड। तो अगर मैं बात करता हूँ फंक्शंस क्या हैं फाइनेंशियल मार्केट के, सबसे पहले तो फाइनेंशियल मार्केट में आप अपने फंड्स को चैनलाइज कर देते हो, आप अपनी सेविंग्स को चैनलाइज कर देते हो। ठीक है, प्राइस डिस्कवर करता है, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप जैसे कहते हैं मेरा शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, तो दिस इज एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट विच विल टेल यू द प्राइस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। देन लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जब आपको पैसा चाहिए तो आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, रिटर्न ले सकते हो, और काफ़ी मिनिमम कॉस्ट पे आप अपने ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। हमारी फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक आपकी मनी मार्केट और एक आपकी कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है। तो मनी मार्केट की बात करते हैं तो मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कॉमर्शियल बिल आता है। तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि शायद ये वाला टॉपिक अभी नहीं पूछेंगे, तो ओनली कैपिटल मार्केट विल कम। तो अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज कैपिटल मार्केट, इन कैपिटल मार्केट सर देयर आर केवल आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इन प्राइमरी व्हेन वी इन्वेस्ट इन सम अदर फर्म, इट ऑल दोस कम। इन सेकेंडरी द शेयर मार्केट कम्स। करेक्ट। तो प्राइमरी मार्केट है जब कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू करती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। यस सर, लाइक एंजल, लाइक वेयर एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट, सो दैट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। नहीं, एंजल इन्वेस्टमेंट तो अलग हो गई, बट अगर कंपनी उसको
आईपीओ ला रही है, मतलब पब्लिक को दे रही है या प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, तो कुल मिला के सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करा रही है, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट। मतलब जब फर्स्ट टाइम कंपनी अपना पैसे का फंड्स का अरेंजमेंट करती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है और आपका कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लोग पैसा अपना सेव करते हैं और यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपने सुना भी होगा कुछ लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं और कुछ आईपीओ में पैसा लगाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यस सर। तो कैपिटल मार्केट कौन सी है? लॉन्ग टर्म। और मनी मार्केट कौन सी है आपकी? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। तो प्राइमरी मार्केट मैंने आपको बता दिया, न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू इशू मार्केट। तो न्यू इशू मार्केट में जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। जैसे ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, जैसे हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर करते हैं किसको? पब्लिक को। जब कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को इशू कर रही है। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल का क्या मतलब है? ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि जब कंपनी ऑफर करती है अपने शेयर्स को सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स या इंटरमीडिएटरीज को, बाद में इंटरमीडिएटरीज उन्हीं शेयर्स को पब्लिक को थोड़े महंगे रेट पर फर्दर बेचते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर्स को सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल कर देती है। किसको? सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल कर देती है। एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, कुछ सेलेक्टेड लोगों को और कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब पब्लिक को नहीं बेचा, कुछ सेलेक्टेड लोगों को बेच दिया। और एक होता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है? राइट इशू का मतलब होता है जो पहले से शेयर होल्डर, हाँ, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी अगर कंपनी को और फंड्स चाहिए तो कंपनी और फंड्स लेने के लिए पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछती है। अगर वो मना करेंगे तब कंपनी किसी और को सेल करेगी। तो दैट इज द प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स दैट दे शुड बी आस्क्ड फर्स्ट, एंड इफ दे विल डिनाई ओनली देन द कंपनी कैन सेल देम टू अदर्स। नेक्स्ट है आपका ई आईपीओ। व्हाट इज ई आईपीओ? जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आप इंटरनेट की यूज से जब आप अपने शेयर्स को सेल करते हैं, इसमें कंपनी एंटर करती है एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज टू इशू थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम। जब कंपनी अपने ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचती है तो इसको क्या बोलते हैं? ई आईपीओ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बोला आपको सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज। मतलब क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर को पब्लिक को इशू कर देती है उसके बाद उसको लिस्ट कराती है स्टॉक एक्सचेंज में। जब वो लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप वहां से अपना एग्जिट ले सकते हो। जब तक वो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होगा तब तक आप एग्जिट नहीं ले सकते, तब तक आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहोगे, आप बाहर नहीं निकल सकते। जब लिस्ट हो जाएगा, जब लिस्ट होगी किसी ने ले लिया तब हम निकल सकते, तब निकल सकते हैं, उससे पहले लिस्ट जब होता है तब भी नहीं निकल सकते ना। नहीं, लिस्ट होने के बाद उसमें ट्रेडिंग चालू हो जाती है तो आप निकल सकते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस आप देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक आएगा व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड। तो स्टॉक एक्सचेंज की एक तो फीचर्स, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये डील करता है सिक्योरिटीज में, लिस्टेड सिक्योरिटीज में रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं और ऑथराइज्ड मेंबर्स के थ्रू ही डीलिंग होती है। ऑथराइज्ड मेंबर्स में बी योर एजेंट। जैसे कई सारे एजेंट्स हैं आज की डेट में, लाइक वी टॉक अबाउट जीरोधा, वी टॉक अबाउट आपका ग्रो, आपका शेयर खान, देयर आर लॉट ऑफ एजेंट्स विच जो आपको डीलिंग करनी है, यू हैव टू डील थ्रू दीज एजेंट्स। देन फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज के? देखो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मान लो स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो तब अगर आप कंपनी में पैसा लगाते तो आपको थ्रू आउट उसका ऑनर बन के रहना पड़ता, आप एग्जिट नहीं ले सकते थे। बट क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है तो उसका शेयर प्राइस डिस्कवर होता है और आप जब मर्जी चाहें एग्जिट ले सकते हैं। देन प्राइसिंग, उसका प्राइस भी डिटरमाइन होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एवरी डे आप देखेंगे प्राइसेस का फ्लक्चुएशन, ये स्टॉक मार्केट के थ्रू ही पॉसिबल है। और सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस काफ़ी सेफ होती हैं। अब देखिए, जब भी आप कोई डीलिंग करेंगे तो आपके पास, जैसे मान लो आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डील किया तो आपके पास मैसेज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी आएगा कि आज आपने इतना ट्रेड किया। आपका जो ब्रोकर है वो भी आपको मैसेज करेगा। और आपका NSDL या CDSL, NSDL क्या होता है? नेशनल डिपोजिटरी, और CDSL क्या होता है? सेंट्रल डिपोजिटरी। ये आपका डिपोजिटरी जो है NSDL या CDSL, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपके शेयर्स रखे हुए हैं, डीमैट अकाउंट जहां पे आपका खुला है। तो एक तरह से ट्रांजेक्शन्स काफ़ी सेफ होती हैं, आपके पास पूरी डिटेल आती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट भी आता है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और स्पेकुलेशन का स्कोप देता है, क्योंकि शेयर प्राइस गिरेगा भी और बढ़ेगा भी। अब आपके अंदर दम होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए जब गिर रहा है खरीदने का, और आपको फिर लालच नहीं रखना है,
ग्रीड नहीं रखना है, जब बढ़ रहा है तो आपको एग्जिट भी लेना है अगर आपका प्रॉफिट सफिशिएंट आ गया है तो। ट्रेडिंग प्रोसीजर के देखो, सबसे पहला काम क्या किया, जैसे आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला तो आपने सबसे पहला काम क्या है, पहले आप अपना ब्रोकर सेलेक्ट करोगे कि आपका कौन से ब्रोकर के थ्रू आप खोलना चाहते हो। तो फिर मैं उसे अपना पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स वगैरह आप देंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आप देंगे, बैंक अकाउंट डिटेल देंगे। फिर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। आपने कहा सर ये डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइजेशन, मतलब जहां पर पेपर वर्क नील होगा, जहां पर आपको आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही दिखाई देंगे। और ये डीमैट अकाउंट कहाँ खोला जाता है? हमारे पास दो ही डिपॉजिटरी हैं पूरे कंट्री में, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएसएल और एनएसडीएल। सीडीएसएल इज सेंट्रल डिपॉजिटरी और एनएसडीएल इज नेशनल डिपॉजिटरी। अब आपने कहा सर हम वहाँ अकाउंट खोलें कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो डीमैट अकाउंट खुलेगा वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू खुलेगा। अब कौन है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? जैसे जीरोधा में आपने खोला तो जीरोधा विल बी टेकन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो जीरोधा के अंडर खुला आपका जो डीमैट अकाउंट है। फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे, जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर वो ऑनलाइन मैचिंग होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि रेट चल रहा है 115 और मैंने एक बिड लगाई कि मुझे 112 पे खरीदना है। अगर वो 112 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रेड है वो हिट हो जाएगा, तो दैट मीन्स वो मैच करेंगे, ऑनलाइन मैचिंग करेंगे। फिर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर आपका जो ट्रेड हो जाता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट में बताया जाएगा इतनी क्वांटिटी आपने बाय की, इस रेट पे बाय की, आपका इतना ब्रोकरेज है, वो सब उसमें लिखा होता है। ठीक है। फिर पे इन डे वर्किंग होती है, उसमें क्या होता है कि भी आपके अकाउंट में अगर आपने बाय किया है तो आपके अकाउंट से कैश कट जाएगा और आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर। मैंने बोला डीमैट आपके दो ही हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। इसमें तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन होते हैं बताइए? एक तो डिपॉजिटरी जैसे सीडीएसएल और एनएसडीएल, दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि आपका एजेंट है, और तीसरे कौन है? आप। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? आप, आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि आपका एजेंट है, और तीसरा है सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल दैट इज डिपॉजिटरी। और चौथा एक और पर्सन इन्वॉल्व है, एक और पर्सन इन्वॉल्व है, वो है कंपनी। तो चार लोग इन्वॉल्व हुए। जैसे मान लीजिए आज आपने पीएफसी का शेयर खरीदा, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुए? पीएफसी कंपनी, आप इन्वेस्टर, और आपका एजेंट मतलब जीरोधा, और चौथा कौन है आपका? सीडीएसएल या एनएसडीएल, या तो सेंट्रल डिपॉजिटरी या नेशनल डिपॉजिटरी, जहां पे आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है। तो डीमैट अकाउंट का मतलब आप समझ चुके हैं। डीमैट का मतलब क्या है? डीमैट का मतलब है कि when we account open to trade in share market, जिसके अंदर कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा है। अच्छा, सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता ही आता है, वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में एस्टेब्लिश हुआ हाँ इट वाज, ये मतलब आपका जो स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला वो 1992 में मिला है जो ऑर्डिनेंस में। वैसे एस्टेब्लिश 88 में हुआ था। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को रोकना, रूल एंड रेगुलेशंस बनाना शेयर मार्केट के लिए, ठीक है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, और जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकना। तो इसके फंक्शंस क्या हैं? देखो, तीन फंक्शंस हैं इनके। पहला रेगुलेटरी, जहां रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। ब्रोकर्स के लिए, सब ब्रोकर्स को उनको रजिस्टर किया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड रेगुलेटरी फंक्शन। एक होता है डेवलपमेंटल फंक्शन, जिसके अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, किसको? ब्रोकर्स को, इंटरमीडिएटरीज को, और रिसर्च वर्क किया जाएगा। और प्रोटेक्टिव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। जैसे एक वर्ड होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जैसे किसी कंपनी की बहुत अंदर की इंफॉर्मेशन आपने निकाल ली और उसका आपने एडवांटेज लिया। जैसे वीक इंफॉर्मेशन थी तो आपने उसको सेल कर दिया, तो जब नीचे आया तो आपने बाय कर लिया, तो प्रॉफिट कमाया। या आपको इंफॉर्मेशन मिली कि शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत अच्छी खबर है, आपने बल्क में खरीद लिया, जब ऊपर गया तो आपने सेल कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इनसाइडर न्यूज़ थी, जो कि इस तरीके का आप एडवांटेज नहीं ले सकते। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। अगर कोई पर्सन हर बार रॉन्ग मतलब लॉस नहीं ले रहा है और हर बार हर ट्रेड में प्रॉफिट ले रहा है, तो दैट मीन्स ही हैज सम इनसाइड इंफॉर्मेशन। तो इस टाइप की चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को सेबी रोकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है इसका मार्केटिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी भी है, तो इसमें हम ब्रीफ में करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक।